10 वर्ष तक समान नागरिक संहिता नहीं बना पाएंगे। शायद उन्हें तब लगा कि 10 वर्ष का समय बहुत होगा, लेकिन दुर्भाग्य से 77 वर्ष का समय लगा और हमारे बीच में इस ऐतिहासिक पहल को करने वाले उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने इस डेयरिंग से विषय को, ये बहुत डेयरिंग है, ये इतना सरल सपाट नहीं है जितना दिखता है। इसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, इसके राजनीतिक लाभ और हानि है। आपने इसकी कोई चिंता न करते हुए समिति का गठन किया। आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आपने हमको ये मौका दिया कि उस समिति में हम अपना काम कर सकें। एक जस्टिस रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में ड्राफ्ट कमेटी और आदरणीय शत्रुघ्न सिंह जी की कमेटी में, जो रूल मेकिंग कमेटी, उसकी अध्यक्षता में, और हमारे साथ मनु गौड़ जी हैं। उनके बारे में भी मैं आपस में बात करती रहती हूं, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूं कि मनु गौड़ जी, आप हीरो थे ड्राफ्ट कमेटी के भी और रूल मेकिंग कमेटी के भी। बहुत ही मल्टीटास्क में आपने काम किया, बहुत ही अद्भुत आपकी कार्यशैली है। और आपने बताया कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हर बार जो कमेटी को, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं और आप लोग क्या नहीं कर रहे हैं। एक ही बात कही कि महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। और जैसा आपने बताया कि आपने इम्प्लीमेंटेशन के दिन कहा कि आधी आबादी का पूरा कानून बन चुका है, उस चीज को ध्यान में रख के कभी चर्चा की, जानने की उत्सुकता करी। लेकिन एक बात का उन्होंने पूरे 3 वर्ष में इस बात का ध्यान रखा कि कमेटी को किसी भी तरीके की कोई आवश्यकता होगी, किसी भी तरीके से उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट होगा या जो भी आवश्यकता होगी, उसका दिल्ली में और देहरादून के ऑफिस में प्रबंध करा लिया जाए। लगातार आप मॉनिटरिंग कर रहे थे। ये सक्षम नेतृत्व में ही संभव होता है कि आप किसी चीज को कमिटमेंट के साथ कहते हैं और 27 जनवरी को आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए कि हम आजाद भारत के पहले राज्य बने जिसने समान नागरिक संहिता, जो हमारे वेदों में, उपनिषदों में राष्ट्र को चलाने की केवल एक नीति होनी चाहिए, केवल एक दिशा निर्देश होना चाहिए, और उसको आपने कर दिखाया। ये महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए एक पूरी तरीके से एक क्रांतिकारी कदम है। और ये पूरा का पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं अपने राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को देना चाहती हूं कि आपने, जो आपका डिसाइसिव लीडरशिप है, वो बहुत ही कमेंडेबल है। कोई भी कानून हो, ये अकेला कानून है भारत, आजाद भारत का, जिसको बनाने के लिए 2,50,000 के लगभग लोगों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संवाद किया गया। ये बिल्कुल अपने आप में ऐतिहासिक था। इससे हमने जो पूरे उत्तराखंड को नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक नापा और प्रत्येक व्यक्ति से इस बारे में अब उनके विचार जाने। मैं आप लोगों को इस उद्घाटन सत्र में बस यही शेयर करना चाहती हूं कि सारे धर्मों की महिलाओं ने, बहनों ने खुलकर इसका स्वागत किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका आभार प्रकट किया कि यदि ये इस रूप में बनने जा रहा है कि हमारी शादी की उम्र कानूनी रूप से तैयार होगी, यदि ये इस रूप में बनने जा रहा है कि हमको एजुकेशन की पूरी स्वतंत्रता होगी, और यदि ये इस रूप में बनने जा रहा है कि संतान केवल बालक नहीं है, बालिकाएं भी संतान की श्रेणी में आएंगी और किसी भी संतान के लिए अवैध शब्द का उपयोग नहीं किया गया है पूरे कोड ऑफ कंडक्ट में। इससे आगे के सत्र में हम लोग इस बात की विस्तृत चर्चा मनु जी और मैं करेंगे। आप लोगों के सवाल जवाब भी लेंगे, जितनी आशंकाएं, शंकाएं हैं उनको दूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार कि इतनी सशक्त समान नागरिक संहिता इस उत्तराखंड में लागू हुई है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कार्यक्रम के अगले क्रम में भारत को जिन्होंने जाना है, भारत को जिन्होंने जिया है, और भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आदिवासी क्षेत्र हो, शहर हो, गांव हो, सब तक जो गए हैं, और यूएन हो, WHO हो, यूनेस्को हो, सब जगह पहुंचे हैं, डॉक्टर चिन्मय पांडे जी से निवेदन कि आज विशिष्ट मार्गदर्शन हम सभी को प्रदान करें। बहुत धन्यवाद गोपाल। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए मां गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूं। स्थिर चित्त शांत मन के साथ
उस शक्ति का आवाहन करते हैं जिनको हमने सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्कर्म, सत्प्रवृत्ति की देवी कहकर के पुकारा। मां गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में गंगा सप्तमी का ये पावन दिवस, हरिद्वार की पावन भूमि, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागृह का ये पावन स्थान, आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर जब हम लोग यहाँ आकर के उपस्थित हुए तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके सशक्त चिंतन ने आज उत्तराखंड को एक ऐतिहासिक मुकाम पर ला करके खड़ा किया। उत्तराखंड के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, यहाँ उपस्थित उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका आगमन देव संस्कृत विश्वविद्यालय के इस परिकर में 30वीं बार हो रहा है, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, आदरणीय श्री रोहेला जी, हम लोगों के लिए यहाँ भातृवत उपस्थित आदरणीय मनु गौड़ जी, आदरणीय सुरेखा दीदी, आदरणीय डॉक्टर रंजीत सिन्हा जी, आदरणीय योगेंद्र गिरी जी, आदरणीय शरद मामा जी, यहाँ उपस्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय के शांतिकुंज के गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से आए सभी सम्मानित अतिथिगण, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थीगण, भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों, आज उत्तराखंड की इस पावन देव भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। हम लोग जरा सोच करके देखें, कभी आंखों को बंद करें और इस भूमि को स्पर्श करके सोचें कि आज गंगा सप्तमी का पावन दिवस है। ये भूमि गंगा के अवतरण की भूमि है। गंगा के अवतरण की भूमि पर, नगादिराज हिमालय के प्राकट्य की भूमि पर, उस भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला जहां से अलकनंदा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, भागीरथी जैसी पुण्य धाराएं निरंतर प्रवाहित होती हैं। उस भूमि पर उपस्थित हो पाने का अवसर मिला जो पंचबद्री की, पंचकेदार की भूमि है, भगवान राम की तपस्या की भूमि, आचार्य शंकर की, महर्षि पातंजलि की, पांडवों की तपस्या की भूमि। उस भूमि पर आकर के हम लोग उपस्थित हुए, जिस भूमि को स्वयं पूज्य गुरुदेव ने, वंदनीय माता जी ने अपनी तपस्या से, अपने कर्म से, अपने ज्ञान से, अपने संकल्प से अनुप्राणित किया, संस्कारित किया, सिक्त किया। और वहां पर भी हम लोग देव संस्कृत विश्वविद्यालय के परिकर में हैं। यदि शांति कुंज को लेकर के गिने तो ये वो परिकर है जहां पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी लहलहाता है और शौर्य दीवार से लेकर मातृभूमि मंडपम का परिकर भी अपने को यहीं सुरक्षित पाता है। उस भूमि पर आज जब हम लोग आकर के उपस्थित हुए तो आज का दिन निश्चित रूप से उस शोभा को और भी विभूषित करता है, क्योंकि एक ऐसे विषय पर आज की एक कार्यशाला आयोजित है जिस पर चिंतन, मंथन, संवाद, समीक्षा हम लोग इस उद्देश्य के साथ कर रहे हैं क्योंकि वो विषय भारत के सौभाग्य के जागरण का विषय है। भारत की एकता को, भारत की अखंडता को, भारत की संप्रभुता को सुनिश्चित करने का विषय है। और मैं कहूंगा यदि उस विषय में हम लोग सोच करके देखें तो ऊपर निहारने से पहले नीचे की भूमि को जरा सोच करके देखें। उस भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला जिसके विषय में कभी महर्षि अरविंद ने लिखा था कि पश्चिम के खंडहरों को तोड़कर इसी भूमि पर भारतीय संस्कृति का भवन खड़ा होने वाला है। 1987 की पूज्य गुरुदेव की भविष्यवाणी मुझे स्मरण आती है जिसमें उन्होंने लिखा कि जब भारत जागेगा तभी विश्व जागेगा। सृष्टि के सौभाग्य के सूर्योदय की साक्षी यही भारत की पुण्य भूमि है। होनोलुलु से लेकर हिरोशिमा में रहने वाला हर व्यक्ति जानता है दोस्तों कि भारत की भूमि वो भूमि है जहां पर अध्यात्म ने यूरोप और अमेरिका के तटों को छूने से पहले यहां आकर के अपना स्थायी निवास स्थान बनाया था। ये वो भूमि है जहां पर ज्ञान के सूर्यों ने, सप्तऋषियों से लेकर अवतारों ने, बुद्ध से लेकर महावीर ने, मीरा से लेकर चैतन्य ने, गुरुदेव से लेकर विवेकानंद ने, ध्रुव से लेकर प्रहलाद ने, उनने आकर के उस प्रकाश को जन्म दिया था जिसमें सामान्य जीवन की क्षुद्रताओं से प्रताड़ित इंसान परमात्मा के प्रकाश की शीतलता को अनुभव कर पाता है। अंगुलीमाल को बुद्ध बनने की दिशा दिखाने वाली भूमि यही भारत की भूमि है।
ये वो भूमि है जहां पर हमने जीवन के सबसे जटिल प्रश्नों को पूछने का साहस दिखाया था। तो ब्रह्म जिज्ञासा था, तो धर्म जिज्ञासा, कस्तुम को हम कुतायातः कामे जन्नी को में ताता, ये पूछने वाली भूमि भारत की भूमि थी। गीता कहती है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा अजर है, अमर है, उसको न काटा जा सकता है न बांटा जा सकता है। और वही बात भारत की सनातन संस्कृति के लिए लागू होती है, न उसे काटा जा सकता है न बांटा जा सकता है। अखंड है, अखंड रहने वाली है और अखंड रहेगी। और इस भारत की भूमि से दोस्तों एक अद्भुत चिंतन निकला जिसको पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार का आधार बनाया, समत्व का, एकता, समता, शुचिता, ममता। पेड़ में, पौधे में, पत्थर में, नदी में, नाले में, गधे में, घोड़े में, बैल में, गाय में, हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी के अंदर, हर चेतना के अंदर एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, उस परमात्मा की उपस्थिति मानने वाले भारत का भाव कभी आतताइयों का, आक्रांताओं का भाव नहीं रहा। यदि किसी ने हमें दुस्साहस से देखा तो उसकी उस शिद्दत का जवाब हमने उतनी ही गंभीरता के साथ दिया भी है। पर भारत का जो चिंतन रहा वो आत्मीयता का, अपनत्व का, समत्व का रहा। अपनी मर्जी की चलाए, दूसरे के ऊपर चढ़े, अपनी मर्जी की कराए, पहले तो ये भाव यहां पैदा ही नहीं हुआ। दूसरा, यदि कभी कोई दुर्भाग्य से रावण बनने की, दुर्योधन बनने की राह पर निकल भी पड़ा तो भारत की जनता ने उसको उस तुच्छता के साथ, उस उपेक्षा के साथ देखा कि युग बदल गए हैं पर उनके प्रति का भाव नहीं बदला है। आज भी रामलीला का मंचन हम लोग उसी भाव को दोबारा से प्रतिष्ठित करने के लिए करते हैं। और ये साधारण घटना नहीं, साधारण घटना इसलिए नहीं है क्योंकि यदि आप दूसरे देशों में ट्रेवल करके देखें तो आप पाएंगे कि उन देशों के जननायक वो व्यक्तित्व हैं जिनको बाकी के देश उनकी बर्बरता के लिए स्मरण करते हैं। और हमारे जननायक कौन है? अपनी अस्थियों का उत्सर्ग करने वाले दधीची हैं, अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले रंतिदेव हैं, अपने भोजन का उत्सर्ग कर देने वाले इक्ष्वाकु हैं। हम लोग उनको स्मरण करते हैं। और इस भारत की भूमि पर उत्तराखंड के राज्य में एक अद्भुत घटना घटी कि उसी समता के भाव को प्रतिष्ठित करने के लिए, लैंगिक, धार्मिक, सामाजिक, हर तरह की असमानता को दूर करने के लिए उत्तराखंड माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पहला ऐसा राज्य बना जहां पर समान नागरिक संहिता निकल करके आई। और ये ऐतिहासिक घटना है। जो लोग आलोचना की दृष्टि से देखते हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि विश्व का इतिहास उठा करके पढ़े। दुनिया में आज 100 से ज्यादा देश हैं जहां पर यूसीसी किसी न किसी रूप में लागू है, पहले से चली आ रही है। 1804 से फ्रांस में चली आ रही है, 1865 से जर्मनी में चली आ रही है, 1898 से जापान में चली आ रही है, 1900 से इटली में चली आ रही है। और तो और इंडोनेशिया 1945 से फॉलो कर रहा है, ट्यूनीशिया 1949 से कर रहा है, इजिप्ट 1926 से कर रहा है। हम लोग यहां पर देर से पहुंचे हैं पर दुरुस्त पहुंचे हैं। दोस्तों, इस जगह पर पहुंचने की आवश्यकता बरसों से थी। और यदि हम लोग गायत्री परिवार का आधार उठा करके देखें, मार्च 1962 में जब पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण के सत्संकल्प को लिखा, नवयुग के संविधान को लिखा, मानवता के संविधान को लिखा, 21वीं सदी के संविधान को लिखा, तो उसके 18 सूत्रों में, जिसमें 18 पुराण आ गए हैं, गीता के 18 अध्याय आ गए हैं, हम याद करके देखें कि क्या लिखा। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। उसका सूत्र क्या है? वो यही समान नागरिक का तो है, नागरिक कर्तव्यों को स्मरण कराने का तो है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे, जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। वो जो उद्घोष है वो न केवल मानवता के निर्माण का उद्घोष है बल्कि भारतीय संस्कृति के जागरण का उद्घोष है। और आज का दिन उस ऐतिहासिक मुकाम को लेकर के आया है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि गंगा सप्तमी के दिन, जिस दिन गंगा का अवतरण हुआ, आज यहाँ पर ज्ञान की गंगा का वो अवतरण हो रहा है जिसके माध्यम से उत्तराखंड न केवल पूरे भारत को बल्कि विश्व को एक नई दिशा दिखा पाने की स्थिति में है। और उसके लिए मैं पुनः आप सबके सौभाग्य को नमन करता हूं। सबको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भारत को कण कण में, रोम रोम में जीने वाले हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी का एक बार पुनः से धन्यवाद अपनी तालियों के माध्यम से। और अगले क्रम में भारत के महत्वपूर्ण राज्य उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रहे हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी से निवेदन है, कृपया आज के अवसर पर हमें मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। भारत माता की। आप लोग बहुत कंजूसी में बोल रहे हैं भाई। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित हमारे इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, एक बार सभी लोग ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय धामी जी,
हमारे बीच में हमारे शिक्षा सचिव भी हैं, इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जी भी हैं, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं भी हैं, और आज विशेषकर हमने 2 मेहमान बुला रखे हैं। अभी उन्होंने 2-2, 4-4 मिनट बोला, बाद में वो एक पूरा सत्र उनके लिए है। भाई बहनों, मैं थोड़ा पृष्ठभूमि बताऊंगा, फिर मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुनेंगे हम लोग। कि जैसे हमने यूसीसी अपने प्रदेश में लागू की, तो अब देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि हमारे प्रदेश में 12 सरकारी विश्वविद्यालय हैं और 25 प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, बल्कि अब 2 पाइपलाइन पे हो रहे हैं, तो 27 हो जाएंगे। लगभग 5 लाख बच्चे हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, सब 18 साल से ऊपर के भी हैं, और बड़ी बात यह है कि लगभग 62% लड़कियां पढ़ती हैं। तो मैंने निवेदन ये किया था कि हर विश्वविद्यालय में हम 4-4 घंटे का एक सेमिनार रखें यूसीसी पे। और आज चूंकि दिन भी अच्छा है, स्थान भी अच्छा है, और देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो है सबसे पवित्र विश्वविद्यालय भी हमारा, यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, तो ये था कि आज से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और हम 3 महीने में 100 दिन का टारगेट रखा हमने कि 3 महीने में हम 5 लाख बच्चों तक यूसीसी के बारे में बताएं और लगभग 40 प्रोग्राम पूरे प्रदेश में करें। तो मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया है कि 10-12 विश्वविद्यालय में वो भी आ सकते हैं, जहां जहां जितना उन पे समय लगेगा। कहीं हम अपने सांसदों को भी बुलाएंगे, कहीं माननीय मंत्रियों को भी बुलाएंगे, अपने महामहिम राज्यपाल जी को बुलाएंगे, कहीं जो हमारे पद्मश्री उन लोगों को बुलाएंगे, कुलपति लोगों को बुलाएंगे, और नई पीढ़ी को क्या क्या इसके फायदे हैं ये सब बताया जाएगा। तो आज इसकी शुरुआत हुई है। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने जैसे आपको फोन किया तो उन्होंने कहा मंत्री जी यहीं से शुरुआत करिए, और उच्च शिक्षा विभाग और सभी विश्वविद्यालय इस यात्रा को जो है 100 दिन में हम पूरा करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि 5 लाख बच्चों तक हम यूसीसी के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये देश के लिए और प्रदेश के लिए कितना लाभदायक है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और जो ड्राफ्ट कमेटी है उन्होंने क्या क्या सोच के इसको काम किया है, ये सारी बातें हम लोग बताने जा रहे हैं। क्योंकि आज हम थोड़ा लेट भी हो गए हैं, हम सबको मुख्यमंत्री जी को भी सुनना है, तो मुझे लगता है कि मैं तो आपके बीच में आता रहता हूं, और 40 प्रोग्राम है तो मैं कहीं ना कहीं 1 घंटा बोल ही लूंगा, लेकिन हम सब लोग मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, और मनु गौड़ जी को भी बधाई दे रहा हूं, हमारे कुलपति दून विश्वविद्यालय सुरेखा डंगवाल जी को भी मैं धन्यवाद दे रहा हूं, अपने उच्च शिक्षा विभाग को भी, कि बहुत कम समय में इसकी शुरुआत हो गई है। और मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज उनके 4 प्रोग्राम हो रहे हैं, और रोहिला जी को मैंने कहा आप भी जरूर आ जाइए, तो उनका भी स्वागत है। एक बार मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। सबका धन्यवाद। भारत माता की जय। हृदय से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करते हुए आइए कार्यक्रम के अगले क्रम में आज का एक ऐतिहासिक दिन, देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र भूमि, सांस्कृतिक विरासतों से भरी हुई, और एक ऐसे युवा नेतृत्व जिन्होंने अपने जीवन की युवावस्था से ही क्रांतिदर्शी कार्य किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष अभिनंदन। और निवेदन होगा आपसे कि आज के मुख्य अतिथि उद्बोधन से हम सभी को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन, और आमंत्रित करते हैं, निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आज के इस विशेष संबोधन हेतु। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, गायत्री माता की, गायत्री माता की। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में समान नागरिक संहिता पर आयोजित कार्यशाला के अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी,
दून विश्वविद्यालय के कुलपति और जिन्होंने अभी बहुत संक्षिप्त में गागर में सागर भरने का काम किया और इस पूरा ड्राफ्ट बनने वाली जो कमेटी है उसके एक सदस्य के नाते अनेक अनेक काम और अनेक अनेक जो प्रावधान इसमें किए गए हैं उनके लिए प्रयत्न करने वाली प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा डंगवाल जी, हमारे इसी यूसीसी ड्राफ्ट करने वाली समिति के महत्वपूर्ण मेंबर जिन्होंने पूरी रात भर जगकर इस ड्राफ्ट को तैयार करवाया, आदरणीय मनु गौड़ जी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति और जिनका पूरी दुनिया में आज एक अलग स्थान है और जब वो बोलते हैं सच में उनके जीवा पर सरस्वती का वास है। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहिला जी, सचिव उच्च शिक्षा और जिन्होंने अनेक कार्यक्रमों का आगे भविष्य में भी संयोजन करने का प्रावधान किया है, श्री रंजीत सिन्हा जी, कुल सचिव श्री योगेंद्र गिरी जी एवं इस सभागार में उपस्थित आज हमारे कुलपतिगण विभिन्न विश्वविद्यालयों से अन्य स्थलों से आए हुए सभी हमारे शिक्षाविद, विश्वविद्यालय के सभी हमारे छात्र छात्राएं, शिक्षकगण, हमारे सभी अधिकारीगण, सभी विश्वविद्यालय के महानुभाव, मैं आज इस विशिष्ट कार्यशाला में उच्च शिक्षा विभाग और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा जो आयोजित की गई है और इसमें बहुत विस्तार से आगे के सत्रों में चर्चा होनी है, इस कार्यक्रम में कार्यशाला में पधारे आप सभी का मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं माता गायत्री के सिद्ध साचक, विचार क्रांति अभियान के सूत्रधार पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी को भी नमन करता हूं, जिनके द्वारा रोपित अखिल भारतीय अखिल विश्व गायत्री परिवार रूपी बीज वृक्ष बट वृक्ष का रूप लेकर आज विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है, उनको नव जीवन की ओर प्रेरित कर रहा है। और अभी डॉक्टर चिन्मय जी मुझे दिखा रहे थे कि आज से कई वर्षों पूर्व जो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के द्वारा, श्रीराम आचार्य शर्मा जी के द्वारा जो हमको मार्ग दिखलाया गया था और जो उन्होंने बहुत पहले भविष्य की जो कल्पना की थी, आज सारा विश्व आज उसी दिशा में अग्रसरित हो रहा है, उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। शांति कुंज गायत्री परिवार एक ऐसा संस्थान है जहां सदैव आध्यात्मिक चेतना के साथ ही राष्ट्र निर्माण की चेतना भी प्रभावित होती रही है। मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्र निर्माण की इसी भावना के साथ आज यहाँ पर अखंड भारत समान नागरिक संहिता के परिप्रेक्ष्य में नागरिक कर्तव्य विषय पर यह महत्वपूर्ण कार्यशाला आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित की जा रही है। इस वैचारिक यज्ञ के सफल आयोजन के लिए मैं उच्च शिक्षा विभाग को, डॉक्टर धन सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को, हमारे सचिव महोदय को और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संयुक्त आयोजक मंडल को बहुत साधुवाद देता हूं कि एक ऐसा विषय जो निश्चित रूप से लोगों के बीच में जाना चाहिए और जो तमाम प्रकार की भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां दूर होनी चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारा राष्ट्र 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में
अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प आगे बढ़ रहा है, पूरा देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है और अगले 22 वर्षों में जब हमारा देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा, उस समय देश के सभी नागरिकों के न्यायिक अधिकारों में समानता होगी, जिसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हमने आजादी के बाद सबसे पहले भारतवर्ष में सबसे पहले शुरू कर दिया है, सबसे पहले हमने इसको प्रारंभ कर दिया है। और यदि मैं एक वाक्य में कहूं तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग, भेद आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को खत्म करने का भी एक संवैधानिक उपाय है। और यूसीसी लागू होने से न केवल राज्य से सभी नागरिकों के न्यायिक अधिकार समान हुए, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की भी एक युग की शुरुआत हुई है। जैसा अभी मनु गौड़ जी ने बताया कि ये हमारे देश की जो 50% आबादी है, मातृशक्ति हमारी बहनें, हमारी माताएं, उसके लिए ये संपूर्ण कानून है, यानी कि 50% आबादी का 100% का कानून यूसीसी कानून है। क्योंकि अब यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की जो हमारी मुस्लिम बहन बेटियां हैं, उनको बहुत सारी कुरीतियां, जिसमें हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक, इन सब से मुक्ति मिल गई है। इसके साथ ही अब कोई महिला उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भेदभाव का शिकार भी नहीं होगी। इतना ही नहीं, समान नागरिक संहिता से जो तमाम मामले जो हल नहीं हो पा रहे थे, जिन पर न्याय नहीं मिल रहा था, उनमें न्यायिक प्रक्रिया में भी तेजी होगी, जिससे अनावश्यक मुकदमे उनमें भी कमी आएगी और न्यायपालिका पर भी इसका बोझ कम होगा। भाइयों बहनों, आज के समय में कुछ बड़े शहरों में लिव इन का कल्चर बढ़ता जा रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से और वैचारिक रूप से इसे ठीक नहीं मानता हूं। यह हमारी संस्कृति में नहीं रहा है, परंतु ये आज के समय का सच है। और अभी तक लिव इन के संबंध में कोई कानून भी नहीं था, जिस कारण लिव इन के दौरान विशेषकर लड़कियों पर अत्याचार के अनेक मामले सामने आ रहे थे। आपको याद होगा, दिल्ली में कुछ वर्षों पूर्व 2022 की घटना है, श्रद्धा बालकर और मेहताब नाम के उसके साथ रहने वाले मेहताब ने उस बिटिया श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके 400 लीटर के फ्रिज में उसके टुकड़ों को रख दिया और एक एक टुकड़ा करके जंगल में फेंक कर आता था। और उसके माता पिता को जानकारी तक नहीं हो पाई, क्योंकि कोई जानकारी नहीं थी, लिव इन में रहते हैं, और वो सोशल मीडिया के अकाउंट में भी उसके अकाउंट से लगातार बात करता रहा। भाइयों बहनों, हमने लिव इन का प्रावधान इसलिए भी किया है कि जो लिव इन में रहने वाले हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। अब कोई मेहताब जैसा ऐसा राक्षस हमारी श्रद्धा जैसी बिटिया के साथ इस प्रकार की करतूत न कर पाए, इस प्रकार का अपराध न कर पाए। और ये सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, महिलाओं के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी, पुरुषों के लिए भी जरूरी है। कई बार सामान्य स्थितियों में जब अच्छे संबंध होते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन अनावश्यक रूप से वाद विवाद बढ़ता है, संबंध रहते रहते ठीक नहीं होते, तो ये स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण से लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, अपराध होते हैं, हिंसा होती है। और एक नहीं, अभी मैं तो अभी 2 दिन पहले यही सितारगंज की घटना है, यहाँ की एक बहन जो है इस लिव इन में चली गई और अब जब खोजबीन शुरू होने लगी तो पता लगा कि उसका तो गला काट के उसको डाल दिया है। जानकारी न होना ये बहुत बड़ा असुरक्षा का कारण है। और उन माता पिता के बारे में भी सोचिए जिनके बेटे बेटियां, उनके बच्चे लिव इन में रहते हैं, पता नहीं लगता है, लेकिन जब उनके साथ घटना हो जाती है तो उनके माता पिता के पास भी सिवाय जीवन भर रोने के, सिवाय जीवन भर पछताने के, दुख मनाने के कोई भी जो है रास्ता उनके सामने नहीं होता है। इसलिए सबकी सुरक्षा का प्रावधान हमने किया है और ऐसी घटनाओं को रोक लगाने के लिए हमने ये प्रावधान किया है। इसके साथ ही
यदि लड़के या लड़की की उम्र 21 वर्ष से कम है तो उनके माता पिता को भी, सहमति को भी उनका अनिवार्य किया गया है इसमें। और लिव इन का रजिस्ट्रेशन होने के बाद यदि रिश्ते में कोई विवाद होता है, महिला साथी को कानूनी तौर पर गुजारा भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही इन संबंधों में जन्मे बच्चों को भी, उनको भी वैधानिकता मिलेगी। उनके भविष्य का भी प्रावधान किया गया है कि वो संपत्ति में उत्तराधिकार के पात्र होगा। भाइयों बहनों, हमने एक बार पुनः सिद्ध किया है कि यदि ये नियत साफ है और जनभावना साथ हो तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं है, कोई भी काम किया जा सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर ऐसे अनेक काम हुए हैं, एक के बाद एक कानून। अभी देखिए आप, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन जैसे ऐसे क्रांतिकारी अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। आज मुझे गर्व है कि देवभूमि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को लागू करके देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। समान नागरिक संहिता जनसंघ के जमाने से ही हमारी वैचारिक संकल्पों का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है, क्योंकि ये कोई साधारण विषय नहीं है। ये न्याय, समानता और राष्ट्र की एकता का विषय है। हम उत्तराखंडी लोग सदैव ऐसे विषयों में सबसे आगे रहे हैं। और जब मैंने पहली बार राज्य के मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी, तब से ही मेरे मन में सोच थी कि कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं हो सकता? क्या किसी बेटी का अधिकार उसके धर्म के अनुसार तय होगा? ऐसे अनेक प्रश्न मेरे मन पर आते थे। आखिर कब तक इनको उत्तराधिकार मिलेगा या विवाह का न्याय अलग अलग तराजू पर तोला जाता रहेगा? और सच में ये मुझे लगता है कि मेरा प्रश्न जरूर होगा कि मुझे इस राज्य की सेवा करने का अवसर मिल गया, लेकिन मेरे जैसे प्रश्न आप सबके बीच में, आपके भी होंगे और यहाँ बैठे हुए लोगों के तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उनके मन में होगा। और हमने इन सवालों का जवाब सिर्फ विचार का विषय ही नहीं माना, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जनसंवाद और सहभागिता के माध्यम से उत्तराखंड की मिट्टी में उतारने का कार्य भी हमने किया है। समान नागरिक संहिता किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। कई लोग इसको दुष्प्रचारित भी कर रहे हैं, लोगों में एक तरह से भ्रम डालने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये किसी के खिलाफ नहीं है, किसी को टारगेट करके ये नहीं किया गया है, बल्कि ये समाज की कुप्रथाओं को मिटाकर सभी नागरिकों में समानता में समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है। एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर है, एक ऐसा आवश्यक सुधार है जो पूरे समाज को लाभ देने वाला है। और मुझे बहुत बार हमारे मीडिया के मित्र प्रश्न करते हैं कि उत्तराखंड से ही आपने क्यों शुरू किया, उत्तराखंड में ही सबसे पहले क्यों हुआ? तो मैं कहता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड हमारा 4 धामों का प्रदेश है। उत्तराखंड हमारा 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। उत्तराखंड 70% वनों से आच्छादित है। पूरा उत्तराखंड देवों से आच्छादित है, या देवों की कृपा से आच्छादित है। यहाँ गंगा निकलती है, यहाँ से यमुना निकलती है। यहाँ प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है। इसलिए जैसे उत्तराखंड से, देवभूमि से मां गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार ये समान नागरिक संहिता की जो गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकली है, ये पूरे देश के अन्य राज्यों को भी लाभ देने का काम करेगी। हमें सुनिश्चित करना होगा कि जब कानून सबके लिए समान हो गया तो उसका पालन भी समान रूप से हो। अब समय आ गया है हम अपने अधिकारों को और आगे बढ़कर अपने कर्तव्यों पर भी चर्चा करें। मेरा मानना है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और एक जिम्मेदार नागरिक वही होता है जो दोनों के संतुलन को समझे और उसका पालन करे। एक राष्ट्र के प्रति निष्ठा, कानून का सम्मान, महिला सम्मान, पारिवारिक मर्यादा, सामाजिक एकता मुख्य रूप से यही इस नए युग के हमारे नागरिक धर्म हैं। इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों से यह आह्वान करना चाहूंगा कि यूसीसी में सभी परिवारों का पंजीकरण किया जाना है।
आप सभी इसमें ऑनलाइन आकर अपने परिवार का पंजीकरण करवाइए। ये हर दृष्टि से लाभ ही इसका होने वाला, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। विशेष रूप से आज यहाँ उपस्थित आप सभी हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, युवा हैं, उन सबका भी मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आप सभी अपने माता पिता को भी इस विषय में जागरूक करें, समाज के अन्य वर्गों को भी जागरूक करें और उन्हें पंजीकरण करवाने के लिए अवश्य प्रेरित करें। इसके साथ ही आज युवाओं का एक और कर्तव्य है कि यूसीसी के विषय में जो अनेक भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनको रोकने में आप हमारा साथ दें, क्योंकि ये सबकी भलाई के लिए लाया गया कानून है। क्योंकि सामाजिक समरसता और न्याय के विरोध में जो कुछ लोग खड़े हैं और उनके द्वारा ये अफवाह फैलाई जा रही है कि यूसीसी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने में किसी बाहरी व्यक्ति को भी उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा। हालांकि इससे पहले प्रोफेसर सुरेखा जी और अन्य लोगों ने, हमारे गृह सचिव ने और अन्य लोगों ने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। ये केवल मात्र भ्रांति है, ये दावा पूरी तरह से भ्रामक है, असत्य है और यूसीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि किसी को जो है यहाँ पर मूल निवास का प्रमाण पत्र मिलने वाला है। ऐसे ही दूसरे और भी भ्रामक दावे किए जा रहे हैं जिसका हम सभी को मिलकर खंडन करना है। मैं उपस्थित हमारे सभी युवाओं से भी ये पूछना चाहूंगा, यूसीसी के विषय में लोगों को जागरूक करने में क्या आप सभी हमारा साथ देंगे? देंगे साथ सब लोग? तो जोर से आवाज नहीं आ रही है। यहाँ की आवाज तो पूरे विश्व में पहुंचती है डॉक्टर चिन्मया जी के मार्गदर्शन में, तो इतनी कम आवाज से कैसे पूरे लोग जागरूक होंगे? तो सब लोग साथ देंगे ना? अरे जोर से बोलिए, आप सभी साथ देंगे ना? आप सभी का उत्साह देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस कार्यशाला से समानता, न्याय और सशक्तिकरण के पथ पर चलने के हमारे संकल्प को और अधिक मजबूती मिलेगी। और जो काम हमने देवभूमि उत्तराखंड में शुरू किया है, निश्चित रूप से वो अन्य राज्यों को भी प्रोत्साहन देने का काम करेगा। और हम सभी मिलकर उत्तराखंड में यूसीसी के माध्यम से सामाजिक न्याय का एक ऐसा प्रतिमान स्थापित करेंगे जिनका अनुकरण आने वाले समय में पूरा देश करेगा। इसी विश्वास के साथ इस महत्वपूर्ण कार्य